महान शख्सियत जिसने अपनी सुरीली आवाज के दम पर न केवल भारत में बल्कि दुनिया के हर कोने में अपनी पहचान बनाई और उन्हें उनके टैलेंट की वजह से क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द नेशन और वॉइस ऑफ द मिलेनियम जैसे कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अपने गानों से लोगों के दिलों पर राज करने वाली भारतीय सिंगर लता मंगेशकर की गाने तो हम सभी ने सुने ही होंगे। हालांकि हम लता जी को बतौर एक सिंगर तो जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को उनकी लाइफ स्टोरी और उनके सफलता के पीछे की मेहनत पता होगी कि किस तरह से एक आम परिवार में पैदा होने वाली लड़की बनी पूरे देश भर की आवाज। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की बायोग्राफी लता मंगेशकर की है। अगर आपको यह बायोग्राफी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 28 सितंबर 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर में लता मंगेशकर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम पंडित दीननाथ मंगेशकर था, जो कि एक गायक और थिएटर एक्टर थे, और उनके मां का नाम शेवंती मंगेशकर था। लता मंगेशकर का नाम जन्म के समय हेमा रखा गया था, लेकिन बाद में उनके पिता ने उनका नाम प्ले के एक कैरेक्टर में लतिका के नाम पर लता रख दिया। हालांकि पंडित दीननाथ का सरनेम हार्डेकर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया। वे गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे और उसके आधार पर उन्होंने अपना सरनेम चुन लिया। खैर, लता जब सिर्फ 5 साल की थी तभी से उन्होंने अपने पिता के एक म्यूजिकल नाटक के लिए बतौर एक्ट्रेस काम करना शुरू कर दिया था और बचपन में स्कूल के समय से ही उन्होंने गाने की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि वह अपने घर पर अपने पिता से गाने सीखती और स्कूल में जाकर वह बच्चों को सिखाती थी। लेकिन एक दिन स्कूल के टीचर ने इसके लिए खूब फटकार लगाई और तभी से लता मंगेशकर ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया और काफी छोटी उम्र से ही लता अपने पिता के शिष्यों की गलतियां पकड़कर उन्हें सही सुर बताती थीं और यह सब कुछ देखकर उनके पिता जान चुके थे कि एक हीरा तो उनके घर ही है और फिर उन्होंने लता को भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी। हालांकि जब लता मंगेशकर सिर्फ 13 साल की थी तब हार्ट डिसीज की वजह से उनके पिता की मृत्यु हो गई और इस टाइम पूरे परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और फिर पंडित दीननाथ की मृत्यु के बाद से घर की जिम्मेदारी भी लता के ऊपर ही आ गई, क्योंकि वह अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। और फिर इन विकट परिस्थितियों में लता के पिता के काफी करीबी मित्र मास्टर विनायक ने उनके परिवार की काफी मदद की और उन्होंने ही लता को बतौर एक सिंगर करियर स्टार्ट करने में सहयोग किया। लता जी को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। मंगला गौर, माझी बाल जैसी फिल्मों में लता ने छोटी छोटी भूमिकाएं अदा की और फिर पहली बार लता जी ने एक मराठी फिल्म के लिए एक गाना गाया, लेकिन दुर्भाग्य से यह गाना फाइनल कट में जगह नहीं बना पाया। हालांकि अभी भी लता मंगेशकर ने उम्मीद नहीं छोड़ी और लगातार कोशिश करती रही और फिर 1942 में पहली बार उनके एक गाने को पहली मंगला गौर नाम के मराठी मूवी में सुना गया और फिर अगले ही साल उन्होंने एक हिंदी गाना भी गाया। उसके बोल थे, माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू। और फिर जब लता जी को यह लगने लगा कि वह इस फील्ड में सफल हो सकती हैं, तो 1945 में वह पूरी तरह से मुंबई शिफ्ट हो गयीं और फिर यहाँ पर आने के बाद से उन्होंने अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करने के लिए उस्ताद अमन अली खान से म्यूजिक सीखा। हालांकि इसी बीच उनके सबसे बड़े सहयोगी मास्टर विनायक की भी मृत्यु हो गई और आगे मेंटर के तौर पर गुलाम हैदर ने लता जी के लिए काम किया। लता जी के मेंटर यानी गुलाम हैदर, वे लता जी को प्रोड्यूसर सस्थन मुखर्जी के पास ले गए, जो उस समय 1948 में शहीद नामक फिल्म बना रहे थे। हैदर ने मुखर्जी से लता को लेने की सिफारिश की, तभी लता को सुनने के बाद मुखर्जी ने यह कहते हुए लता को लेने से इनकार कर दिया कि लता की आवाज बहुत पतली है। इससे हैदर भड़क गए, क्योंकि वे लता की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में लता छा जाएगी और ये सारे निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिरकर लता से अपनी फिल्मों में गाने की मन्नत करेंगे। दरअसल गुलाम हैदर ने लता जी में जो प्रतिभा देखी थी, इसका जिक्र अक्सर लता जी करती थी। लता के अनुसार गुलाम हैदर उनके सही मायनों में गॉडफादर थे और उन्हें लता की प्रतिभा में पूरा विश्वास था। लता जब पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपना करियर बना रही थी, तब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। लता जी पर इन गायिकाओं का प्रभाव था और वो भी उसी शैली में गाती थीं।
लता जी समझ गई थी यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी और उन्होंने वही किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे और फिर लता मंगेशकर को उनके जीवन में अभी तक की सबसे बड़ी सफलता मिली 1948 में, जब उन्होंने मजबूर फिल्म का एक गाना गाया जिसके बोल थे, दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा। और यह गाना पूरे भारत में बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और सच में हर म्यूजिक डायरेक्टर उनके साथ काम करने का सपना देखने लगे। और फिर आगे चलकर लता जी ने शंकर जयकिशन जैसे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया और अपनी आवाज से उन्होंने बहुत ही जल्द लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली। हालांकि सफलता के साथ ही लता जी के दुश्मन भी बढ़ चुके थे और इसीलिए 1960 में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें यह पता लगा कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में उनको कोई पॉइजन दे रहा था और फिर अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वह आदमी उनका कुक था जो कि भागने में कामयाब रहा। हालांकि कुछ महीने बेड रेस्ट के बाद से लता जी पूरी तरह से ठीक हो गयीं और फिर 27 जनवरी 1963 को वह उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने ए मेरे वतन के लोगों गाना गाई। कहते हैं कि इस गाने को सुनकर वहां पर बैठे सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे और फिर आगे चलकर संगीत जगत में लता जी के योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड और भारत रत्न जैसे कई सारे सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुके हैं। और यह सभी अवार्ड अपने आप में ही लता जी के सफलता की गाथा बताते हैं। लेकिन लता जी ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि घर की जिम्मेदारियों की वजह से उन्होंने कभी शादी नहीं की। लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ था, पर आज भी लता जी को याद किया जाता है। लता मंगेशकर भारत की वह महिला हैं जिन पर हम सभी को गर्व है और उनकी आवाज तो हमें एक अलग ही सुकून देती है।